हाय गाइस, फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर देश कैसे बना लेके आया हूँ इस पे एक डिटेल्ड वीडियो। फ्रांस एक कॉलोनियल पावर रही है, दुनिया भर में इनकी कॉलोनीज थी और एक टाइम पे तो फ्रांस और यूके में होड़ मची थी कि दुनिया भर में कौन कितने देश कैप्चर करके अपनी कॉलोनीज बनाएगा। फ्रांस यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट सदस्य है और आज की डेट में फ्रांस जो मिलिटरली एक ताकतवर देश का स्टेटस एंजॉय करता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें इनके न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम योगदान रहा है। फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर साइंस की नॉलेज पहले केवल इनकी इंडस्ट्रीज की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने तक ही सीमित थी, लेकिन ओवर द पीरियड जब ऐसे कई इवेंट्स हुए जिसमें फ्रांस की काफ़ी ह्यूमिलेशन हुई, जैसे कि स्विस क्राइसिस वगैरह, तब इन्होंने डिसाइड किया कि बॉस न्यूक्लियर वेपन्स तो बनाने पड़ेंगे। 1960 में जब फ्रांस ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे तो फ्रांस यूएस, यूएसएसआर और यूके के बाद चौथा देश बन गया था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। फ्रांस परमाणु अग्रदूतों में से एक है। फ्रांस उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने न्यूक्लियर साइंस की एक अच्छी खासी समझ पहले ही डेवलप कर ली थी। न्यूक्लियर साइंस में शुरुआत में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई उसमें फ्रेंच साइंटिस्ट का एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे कि रेडियो एक्टिविटी पे जो शुरुआती रिसर्च की गई थी वो की गई थी फ्रेंच साइंटिस्ट मैरी क्यूरी के द्वारा। इन्होंने पेरी क्यूरी के साथ मिलकर पोलोनियम और रेडियम, दो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर डाली थी। एक और फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्वेरल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी, फिजिक्स के इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक और अहम किरदार था बेर्ट्रैंड गोल्डस्मिथ, जो कि फ्रांस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर भी कंसिडर किए जाते हैं। मैरी क्यूरी के ये लास्ट असिस्टेंट थे। इन्होंने क्या किया, केमिकल प्रोसेस इन्वेंट कर लिया यूरेनियम फ्यूल से प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करने का, और ये उन्होंने तब किया जब ये फ्रेंच डेलीगेशन का पार्ट थे जो कि फ्रांस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए भेजा था। बिल्कुल फ्रेंच साइंटिस्ट का एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, यूएस ने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें। और देखा जाए तो आज भी ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने का। ल्यू कवोस्की एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने यूरेनियम में फिजन रिएक्शन कैसे क्रिएट करते हैं इस पे सफलता हासिल कर ली थी 1939 में। तो कई इंपॉर्टेंट नॉलेज जो कि रिक्वायर होती है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, इनके साइंटिस्ट ने उस पर अच्छी कमांड बना रखी थी। तो फ्रांस को एक अच्छा खासा ज्ञान था न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड, लेकिन तब इनका ध्यान केवल अपनी इंडस्ट्रीज की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने तक ही सीमित था। अब न्यूक्लियर बम बनाने के फ्रांस के फैसले के पीछे कई रीजंस थे। ओवर द पीरियड कई ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें फ्रांस की काफी तगड़ी ह्यूमिलेशन होती है। उन्हीं में से ही एक तो था वियतनाम में हार। वियत मिन के हाथों 1954 की कैटास्ट्रॉफिक डिफीट। गए तो थे वियत मिन जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उनको सबक सिखाने के लिए, लेकिन खुद की हालत खराब हो गई। वहां पे फ्रेंच फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा, इनकी वहां पे हार होती है और फ्रेंच इंडो चाइना से इनको विड्रॉ करना पड़ा, और इसी इवेंट से फ्रांस के कॉलोनियल अंपायर का अंत हो गया और इनकी प्रेस्टीज की ऐसी तैसी हो गई। दूसरा इवेंट जुड़ा है स्विस क्राइसिस से। देखो क्या होता है, इजिप्शियन गवर्नमेंट 1956 में स्विस कैनाल को जो कंपनी चलाती थी उसको नेशनलाइज कर देती है, जो कि पहले फ्रेंच और ब्रिटिश शेयर होल्डर्स के द्वारा मैनेज किया जाता था। इसराइल ने तो इजिप्ट को इन्वेड कर ही दिया था और इस मूव के बाद फ्रांस और यूके भी कूद पड़ते हैं। इनका एम सीधा सा था कि जो स्विस कैनाल है उसके कंट्रोल को रीगेन करना और जो नासिर वहाँ के समय के प्रेसिडेंट थे उनकी सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब यूएस कूद पड़ा और इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया यूके फ्रांस पे कि आप लोग वापस लौट जाओ, और आखिर में यूके फ्रांस को वहां से विड्रॉल करना पड़ा। अब जब ये इवेंट हुआ फ्रांस को लगा कि ये तो हमारे साथ धोखा है, अपने ही एलाइज साथ नहीं है, यूएस यूएसएसआर के साथ मिलके प्रेशर बना रहा है। और ये दो ऐसे मेजर इवेंट्स थे जिसने फ्रांस की जो ग्लोबल पावर थी उसको अच्छा खासा सेटबैक दिया था, और अपनी कॉलोनी से तो ये हाथ धो ही बैठे थे। और भी कई रीजंस थे जैसे कि कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जो फ्रेंच साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। फ्रांस को लगता था कि भाई हमारे एफर्ट्स को सही तरीके से सराहा नहीं गया है। इसके अलावा अमेरिका और यूके के स्पेशल रिलेशन जो कि और प्रगाढ़ हो गए थे एज कम्पेयर टू अमेरिका और फ्रांस। फ्रांस भी लाइक अच्छा, आज़ाद कराने में हमने मदद कराई और आप यूके के साथ। अब ग्लोबल सुपर पावर का जो स्टेटस था उसकी तो ऐसी तैसी हो ही गई थी, और कॉलोनियल पावर क्या बोले, अपनी कॉलोनी से ये हाथ धो बैठे थे। फ्रांस को उस समय अपनी ग्लोबल सुपर पावर के स्टेटस को बनाए रखना था, तो इनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही थे। अब स्विस क्राइसिस के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई बहुत बेइज्जती हो गई, अब न्यूक्लियर वेपन्स तो बनाने पड़ेंगे। 1948 आते आते इनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो क्रिटिकल हो गया था, और विद इन अ डेकेड ये भारी मात्रा में केजीज ऑफ प्लूटोनियम और मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर साल
प्रोड्यूस करने में सक्षम हो गया था। और जैसे ही चार्ल्स डे गॉले की सरकार और फिफ्थ रिपब्लिक की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1958 में, काम तेजी से बढ़ा। चार्ल्स डे गॉले ने कहा कि एक ग्रेट स्टेट जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस नहीं करते हैं और दूसरे स्टेट करते हैं, तो वो अपनी डेस्टिनी कमांड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात बोली। उसके बाद ही तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। अब अगला सवाल ये उठा, भाई न्यूक्लियर टेस्ट करने कहाँ पे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट में रेलम पाल रेडिएशन होगी और अपनी धरती क्यों कंटेमिनेट करना। यूएस यूके की तरह खाली जगह इन्होंने देखनी शुरू कर दी और अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अल्जीरियन सहारा डेजर्ट को चुना। देखते ही देखते बढ़िया इन लोगों ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। न्यूक्लियर इंटरप्राइज पूरा डेजर्ट में लहराने लगा और सारी फैसिलिटीज एयरपोर्ट से लेके लेबोरेटरीज डेवलप कर ली। और 13 फरवरी 1960 को इन्होंने न्यूक्लियर बम दे मारा। अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जर्बोइस ब्लू सैंड रैट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। इनका जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, वो जितने भी देशों ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसमें से सबसे ताकतवर न्यूक्लियर टेस्ट इन्हीं का था। और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है और इसी के साथ ही फ्रांस चौथा देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। अब अल्जीरियन सहारा का कबाड़ा करने के बाद ये लोग गए फ्रेंच पॉलिनेशिया में और बाकी के इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट अपने वहां पे किए। अब बुरी बात तो ये है कि इन्होंने अपने न्यूक्लियर टेस्ट दूसरे देशों की धरती पर किए और पूरा एरिया कंटेमिनेट कर दिया। और वहाँ के लोग आज भी इससे सफ़र करते हैं। कई दशकों के बाद तो ये पता चला कि जितना कंटेमिनेशन ये लोग सोच रहे थे, सहारा और साहिल कई गुना ज़्यादा कंटेमिनेटेड थे और कई एरियाज आज भी ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह नहीं सकते। बुरी तरीके एरिया पूरा रेडियो एक्टिव है। कई अल्जीरियन ग्रुप्स ये क्लेम करते हैं 27,000 के आसपास लिविंग विक्टिम्स हैं और फ्रांस को उनको कंपनसेशन देना चाहिए। लेकिन कंपनसेशन तो दूर की बात है, फ्रेंच गवर्नमेंट ये क्लेम्स ही डिनाई करती है और ये बोलती है कि 500 के आसपास विक्टिम्स हैं केवल। खैर फ्रांस को क्या, फ्रांस ने तो न्यूक्लियर टेस्ट से खूब फायदा उठाया, अपनी मिलिट्री को और मजबूत किया। रोबस्ट न्यूक्लियर माइट, पीक टाइम पे इन्होंने 540 के आसपास न्यूक्लियर जखीरा इकट्ठा कर लिया था, भले ही ये यूएस और यूएसएसआर के स्टॉक पाइल के सामने बौना हो। इसके अलावा इन्होंने बिजली बेची अपने नेबरिंग कंट्रीज को और उससे काफी प्रॉफिट कमाया। और आज की डेट में बताया जाता है कि करीब 280 से 300 के आसपास इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो ये था पूरा किस्सा, फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर कैसे बना।